नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 12 क्लास 12 बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में हम चैप्टर 9 एंजाइम की जो एक क्लास हमने पढ़ी थी, उसके बाद में सेकंड क्लास जो है ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास जो है उसमें हमने पढ़ा था एंजाइमों की परिभाषा के बारे में, या एंजाइमों की संरचना जो है उसके बारे में, या एंजाइम से संबंधित जो खोज वगैरह की गई हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद में आज की ये जो क्लास है इसमें हम एंजाइम अणु के जो विशिष्ट गुण हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनकी जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। मेन से फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। फर्स्ट फैक्टर जो है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा था एंजाइम मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, या यूं कह सकते हैं वो प्रोटीन होते हैं। और एक प्रोटीन जो है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए, या टेम्परेचर जो है उसके प्रति वो हाईली सेंसिटिविटी जो है वो शो करते हैं। अब एंजाइम मॉलिक्यूल खुद जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब एंजाइम जो है वो भी टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं। इस चीज को हम समझें तो उसके लिए पहले एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान में लें। एंजाइम जो उसमें मेन जो पार्ट होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, जिसको हमें कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो है इनके ऊपर कुछ साइट होती हैं, स्पेशल साइट होती हैं, जहां पर इनके साथ में रिएक्टेंट जो हैं वो इनके साथ में जुड़ते हैं, या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ में जुड़ते हैं और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ऐसे जो स्थल होते हैं उनको कहा जाता है एक्टिव साइट ऑफ ए एंजाइम। अब जितनी ज्यादा एक्टिव साइट होंगी उतनी ही ज्यादा एक्टिविटी जो है वो शो करेगा एक एंजाइम मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कैसे इफेक्ट करता है उसके बेसिस पर ये चीज ध्यान में रखें कि एंजाइम का ये जो मेन पार्ट है जिसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, इसके ऊपर ये जो एक्टिव साइट पाई जाती हैं वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती हैं। नॉर्मली यदि देखा जाए तो टेम्परेचर की जो रेंज होती है जिसमें एंजाइम अपनी हाई एफिशिएंसी शो करता है या हाई एक्टिविटी शो करता है, वो रेंज है 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर के बिटवीन यदि हम देखें या इस रेंज में हम देखें तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। और इस रेंज में यदि हम देखें तो पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसको हम इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो 2 टाइम्स मोर हो जाती है, या 2 गुना बढ़ जाती है। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम की जो भी एक्टिविटी है 30 डिग्री सेल्सियस हम कर दें तो उसकी एक्टिविटी दुगुनी हो जाएगी। 24 डिग्री सेल्सियस पर जो भी एक्टिविटी है हम 34 डिग्री सेल्सियस कर दें तो लगभग 2 से 2.5 गुना एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इस रेंज के बाहर यदि हम देखें 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। उसका कारण क्या होगा? 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है वो डीनेचर्ड होने लगता है, या उसका डीनेचुरेशन होने लगता है, और उसके कारण से उसमें वो जो विकृति आती है उसके कारण से उसकी जो एक्टिव साइट है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और एक्टिव साइट के डिस्ट्रॉय होने के कारण से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो लेस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। 20 डिग्री सेल्सियस है, इससे नीचे का टेम्परेचर हो या इससे लो टेम्परेचर हो यानी अधिक ठंड हो, तो उस कंडीशन में भी एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर प्रोटीन की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को या एंजाइम एक्शन को। इसके बाद में दूसरा जो फैक्टर आता है वो है पीएच वैल्यू, या पीएच हम कह सकते हैं। जिस मीडियम में एंजाइम काम करते हैं उसकी पीएच की रेंज यदि 5 से 7.5 के बिटवीन हो, 5 से 7.5 पीएच के बीच में हो, यानी लगभग 7 के आसपास जो न्यूट्रल पीएच होती है उसके आसपास की पीएच हो, तो उसमें एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है। यदि हम एसिडिक पीएच की बात करें या मीडियम जो है वो हाईली एसिडिक हो जाए यानी 5 से कम हो जाए पीएच, या फिर हाईली एल्किलाइन नेचर का हो जाए या बेसिक नेचर का हो जाए जिसमें पीएच 7.5 से ऊपर हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड फैक्टर
की हम बात करें तो वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट या इनको हमें रिएक्टेंट्स भी कह सकते हैं। अब सबस्ट्रेट जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो सीधे सीधे क्या करती है, अफेक्ट करती है एंजाइम एक्शन को। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ते हैं और उसके बाद में वो अपनी एक्शन या अपनी एक्टिविटी रिएक्शन जो है वो शो करते हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर इनकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे इसको अफेक्ट करती है उसके बेसिस पर देखें तो इसके कंसंट्रेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो लेस कंसंट्रेशन जो है वो शामिल की जाएगी, दूसरी जो है वो है ऑप्टिमम, एंड थर्ड वन इज ए मैक्सिमम, या इसे हम कह सकते हैं एक्सेस कंसंट्रेशन। लेस कंसंट्रेशन हो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है उनकी कंसंट्रेशन लेस हो तो उसके कारण से एंजाइम की एक्टिविटी सीधी सी बात है लेस होगी या कम होगी। अब इस कंडीशन में यदि हम जैसे देखें एक एंजाइम मॉलिक्यूल, इसके ऊपर ये एक्टिव साइट है, हमने डायग्राम में केवल एक बनाया, हालांकि एक मॉलिक्यूल पर लाखों की संख्या में एक्टिव साइट मिलती हैं। हम मान लेते हैं एक एंजाइम जो है उसके ऊपर 100 एक्टिव साइट हैं, 100 एक्टिव साइट जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंट है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो 50 मोल्स है, 50 मोल है। यानी एंजाइम की एक्टिव साइट पर 100 मोल जो है वो जुड़ सकते हैं सबस्ट्रेट के, लेकिन है कितने, केवल 50 ही। तो 50 एक्टिव साइट जो है वो फ्री रह गई, यानी एंजाइम पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए एंजाइम की एक्टिविटी लेस होगी। अब यहाँ पर हम इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें 50 मोल से 60, 70, 80 मोल, तो इसके कारण से एक्टिव साइट जो है उनके ऊपर सबस्ट्रेट जुड़ते जाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उनके ऊपर जितनी भी एक्टिव साइट होती हैं उतने ही सबस्ट्रेट के मोल या उतनी ही कंसंट्रेशन जो है वो हो जाती है किनकी, सबस्ट्रेट्स की। तो उस कंडीशन में एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट हैं वो सारी की सारी जो हैं वो उनके ऊपर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, और उसके कारण से उस कंडीशन में उसको हम ऑप्टिमम कंसंट्रेशन कहेंगे, उस पर एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट हो जाती है। इसके बाद में यदि हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को यदि बढ़ाएं जो एक्सेस कंसंट्रेशन में शामिल की जाती है, तो भी उसकी जो वृद्धि या इंक्रीजमेंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता एंजाइम की एक्टिविटी पर, क्योंकि एंजाइम पर जो एक्टिव साइट थे वो सारे के सारे ढक गए। अब जो सबस्ट्रेट हैं वो फ्री रहेंगे, और सबस्ट्रेट फ्री रहने पर एक्टिविटी जो है उसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। इसके बाद में चौथा जो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंजाइम्स। खुद एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या करती है, इसको अफेक्ट करती है। एक एंजाइम पर जुड़ने के लिए 100 एक्टिव साइट हैं मान लिया हमने, और एक ही मॉलिक्यूल जो है वो इस मीडियम में रखा हुआ है, और वहां पर सबस्ट्रेट जो है वो कितने हैं मान ले 200 या 250, 250 मॉलिक्यूल जो है वो उसमें प्रेजेंट हैं। अब 100 एक्टिव साइट पर 100 सबस्ट्रेट जुड़ गए, बाकी 150 अणु जो हैं 150 150 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री हैं। एंजाइम एक मोल हमने और डाल दिया तो 100 अणु उससे और जुड़ जाएंगे, यानी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। एक मोल और डाल दिया, 50 जो बचे हुए हैं वो और जुड़ जाएंगे। यानी यदि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लेस नहीं हो, एक्सेस कंडीशन हो, या ऑप्टिमम एडिक्वेट कंसंट्रेशन जो है उससे ऊपर हो, हायर देन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट आर प्रेजेंट, देन increment in the concentration of enzyme increases the activity of a enzyme। वो एंजाइम की एक्टिविटी जो है उसको भी क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। तो सीधा सा कह सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी बढ़ने पर या एंजाइम एक्टिविटी में इंक्रीज होने पर, एंजाइम कंसंट्रेशन में इंक्रीज होने पर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाती है। एक और फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड ए प्रोडक्ट। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस हो, उसमें यदि हम देखें एंड प्रोडक्ट जो है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने पर वो डिस्टर्ब करने लगते हैं एंजाइम के एक्शन को या पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को। तो एंड प्रोडक्ट में इंक्रीज होने पर एंजाइम एक्शन जो है वो डिक्रीज होते हैं। सीधा सा ये चीज ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, जिससे सबस्ट्रेट पूरी तरह से एंजाइम के साथ में जुड़ नहीं पाते हैं। तो एंड प्रोडक्ट जो है वो इनवर्सली एंड कंसंट्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन या एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड ए प्रोडक्ट। एंड लास्ट
लास्ट फैक्टर है, सिक्स्थ फैक्टर जो है उसकी हम बात करें वो है एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर जो है वो कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं या उस मीडियम में प्रेजेंट होते हैं जहां एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। एंजाइम इनहिबिटर जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो सबस्ट्रेट की बजाय खुद जो हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि केमिकल मॉलिक्यूल विच अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। ऐसे जैविक अणु जो एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़कर उनकी एक्टिव साइट को या उनके सक्रिय स्थलों को बाधित कर दें या सक्रिय स्थलों पर क्रियाधार अणु सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ नहीं पाए तो उनको हम एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। अब ये जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं या एंजाइम इनहिबिटर जो हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड सेकेंड वन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जिनको एंजाइम पॉइजन या सेल पॉइजन जो है वो भी कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के हो गए, तो एंजाइम पॉइजन या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो इनहिबिट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। किस तरह से? ये इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होती है या सिमिलर टू द सबस्ट्रेट होती है। जैसा सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर होती है सेम वैसी की वैसी स्ट्रक्चर इनकी होती है और इस कारण से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यदि इसके साथ में जुड़े, जैसे मान लें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है इसकी स्ट्रक्चर ये है जिसमें ये एक्टिव साइट से जुड़ता है, इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की है, ये भी एक्टिव साइट से जुड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसके जुड़ने की बजाय ये इससे जुड़े, उससे पहले ये इससे जुड़ जाता है और उसके कारण से एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई। इसके कारण से कॉम्पिटिटिव जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो जुड़ ही नहीं पाता है, जिसके कारण से ये इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द स्ट्रक्चर ऑफ द competitive inhibitor similar to the substrate molecule by which inhibitory blockage attached to the active site of a enzyme and blocked the active site for a सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जिसके कारण से उसकी एक्टिविटी जो है वो घट जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देखें एक एग्जांपल आता है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड से रिलेटेड जो एंजाइम होता है उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो सक्सिनिक एसिड होता है और सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर और मेलोनिक एसिड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होती है। इसलिए मेलोनिक एसिड की बजाय एंजाइम से मेलोनेट एंजाइम से सक्सिनिक एसिड जो है वो जुड़ जाता है, उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, मेलोनिक एसिड जुड़ नहीं पाएगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम जिनको सेल पॉइजन भी कहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो है केमिकल कंपोजिशन या स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट के से डिफरेंट होती है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिफर फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। लेकिन ये फिर प्रभावित कैसे करते हैं या इनहिबिट कैसे करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को? क्योंकि ये एंजाइम के साथ में एपो एंजाइम या एंजाइम मॉलिक्यूल है उसके साथ में जुड़ते हैं और उसके जुड़ने के बाद में उनकी जो एक्टिव साइट होते हैं उसका डीनेचुरेशन कर देते हैं या उन्हें डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। तो इसके कारण से एंजाइम की एक्टिव साइट ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, यूं कह सकते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके कारण से एंजाइम पर एक्टिव साइट नहीं रहती, इसलिए सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये कंप्लीटली क्या करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो कंप्लीटली एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इनको सेल पॉइजन भी कहा जाता है या एंजाइम पॉइजन भी कहते हैं। जैसे HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो एक हाईली डेंजरस टाइप का पॉइजन होता है, ये शरीर में या सेल में जाता है तो वहां पर जाने पर रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो एंजाइम होते हैं ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके कारण से रेस्पिरेशन की प्रोसेस रुक जाती है, जिससे व्यक्ति जो है या सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है तुरंत ही।
तो इस कारण से ये एंजाइम इनहिबिटर जो है वो इनहिबिट करते हैं। तो ये 6 फैक्टर जो है वो इसमें हमने पढ़े। एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो मेनली एंजाइम इनहिबिटर और उनकी जो 2 कैटेगरीज हैं उनको ध्यान में रखोगे। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, उसको हम देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अब कोई भी एंजाइम जो है उसका यदि हम नाम लिखते हैं तो उसमें नॉर्मली एक नियम जो है वो बना हुआ है कि उसमें हम काम में लेते हैं एक सफिक्स। उसमें जो सफिक्स यूज किया जाता है ये सफिक्स होता है एज। तो एज सफिक्स को जोड़ते हैं मुख्य नाम जो होता है एंजाइम का उसके साथ में, उससे उस एंजाइम का नाम जो है वो बन जाता है या तैयार होता है। अब ये एज जो है वो किसके साथ में, ये सफिक्स जो है वो किसके साथ में यूज करते हैं, उसके बेसिस पर एंजाइम का नाम जो है वो 2 कैटेगरी के या 2 बेसिस पर दिया जाता है। फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ ए सबस्ट्रेट एंड सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ ए रिएक्शन। सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो काम करता है या जिसके ऊपर एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करता है, और सेकंड वन है वो रिएक्शन जिसको वो एंजाइम कैटेलाइज करता है, जिसको वो एंजाइम उत्प्रेरित करता है, उनके बेसिस पर ये नाम दिए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल से है जी हम देखें, इनके नाम में एंजाइम के नाम में आगे एज जो है वो बोला जाता है, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लियेज, इस तरह से ये नाम दिए जाते हैं। इनमें यदि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सुक्रोज हो तो उसके ऊपर एक्टिविटी शो करने वाला एंजाइम जो है वो हो गया सुक्रेज, माल्टोज हो तो माल्टेज, लिपिड मॉलिक्यूल हो तो लाइपेज, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो तो राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, पेप्टाइड बॉन्ड पर काम करता है पेप्टाइडेज। इस तरह से इनको ये नाम जो है वो दिए जाते हैं। और सेकंड जो बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ए रिएक्शन, जिस रिएक्शन को ये कैटेलाइज करते हैं उसके बेसिस पर, जैसे ऑक्सीडेज, रेडक्टेज, कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम के जो नाम है इनमें ये जो एज जोड़ा गया है वो किसके साथ में जोड़ा गया है, उनके रिएक्शन जिसको वो कैटेलाइज करते हैं उसके बेसिस पर। ऑक्सीडेशन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम ऑक्सीडेज, रिडक्शन को कैटेलाइज करने वाले रिडक्टेज, कार्बोक्सिलेशन को करने वाले कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजनेशन को कैटेलाइज करने वाले डिहाइड्रोजनेज। इस तरह से इनको ये नाम दिया गया है। कई बार एंजाइम का नाम लिखते हैं तो उनमें ये दोनों आधार एक साथ भी अपना लिए जाते हैं, जैसे एल ग्लूटेमिक एसिड या एल ग्लूटेमेट भी कहते हैं इसको, एल ग्लूटेमिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें दोनों चीजें जो हैं वो आ रही हैं। इसमें एल ग्लूटेमिक एसिड जो है वो तो शो करता है सबस्ट्रेट नेम को, और डिहाइड्रोजिनेज ये शो करता है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है या प्रोसेस जो है उसको। तो दोनों को एक साथ जोड़कर भी इनका नाम में लिखा जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी जो है या बायो केमिस्ट्री जो है उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर जो किया जाता है उसमें एंजाइम का नाम जो है वो बहुत बड़े रूप में लिखा जाता है। जैसे एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम का यदि हम जो नियम के अनुसार नाम यदि हम देखें तो वो होता है ATP 6 हेक्सोज फोस्फो ट्रांसफेरेजेज। अब इसमें यदि हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कई सारी जानकारियां मिल रही हैं। ATP और 6 हेक्सोज जो है वो इसके सबस्ट्रेट हैं। ये एंजाइम करता क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप को ATP मॉलिक्यूल से हेक्सोज मॉलिक्यूल, हेक्सोज शुगर का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ट्रांसफर करता है। इसलिए ये रिएक्शन हो गई ट्रांसफेरेजेज। किसका ट्रांसफर करता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल का, किससे किस पर, ATP से हेक्सोज पर। तो इस एंजाइम के नाम से हमें जो सबस्ट्रेट हैं उनकी भी जानकारी मिल रही है।
जो रिएक्शन को ये कैटेलाइज करते हैं उस रिएक्शन की भी जानकारी मिल रही है, और इससे रिलेटेड जो अदर इंफॉर्मेशन है, ट्रांसफेरेजेज है, ट्रांसफर करता है किसका, फॉस्फोवर्ड आ गया तो फॉस्फेट ग्रुप का, ये भी इससे जानकारी मिल रही है। लेकिन इस तरह के नाम जो हो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं, जो लिखने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो इसके कारण से क्या करते हैं, इनको नॉर्मल छोटे नाम से ही जाना जाता है, इसको नॉर्मली हेक्सोकाइनेज ही लिखा जाता है। तो इस तरह से दो बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ए रिएक्शन कैटेलाइज विच कैटेलाइज बाय दिस स्पेसिफिक एंजाइम, उसके बेसिस पर इनका नोमेनक्लेचर जो है वो किया जाता है। ये इनके दो सिस्टम जो हैं वो बने हुए हैं। तो आज हमने एंजाइम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। कल इससे आगे की क्लास में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको स्टडी हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।